हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करेंगे सर आज का टॉपिक हैशटैग नंबर 6। यस सर, बीकॉम वाले बच्चे सेमेस्टर 4 का बिजनेस इकोनॉमिक्स 4, जिसके बच्चे काफी टाइम से डिमांड कर रहे थे कि सर हमारी इकोनॉमिक्स की एंड ऑडिटिंग की सीरीज कब चलने वाली है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स 4 में पहला जो यूनिट पिक किया गया है, यूनिट नंबर 2 पहले पिक किया गया, सबसे इजी यूनिट में से एक है, इसीलिए जो इजी यूनिट है उसको पहले मैंने पिक कर लिया ताकि बच्चों को थोड़ा सा इजी पड़े। चैप्टर 4 यूनिट 2 में आप लोगों को सिलेबस आई होप हर एक बच्चे को पता है। चैप्टर 4, 5, 6 तीन चैप्टर है और तीन चैप्टर्स में से हम लोग 2 चैप्टर्स पहले कवर करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट वैसे आपको एक थोड़ा सा हिंट एंड लॉजिक आप लगाओ, 3 चैप्टर्स है तो तीनों में से एक एक क्वेश्चन आपको बनेगा, 2 क्वेश्चन सबको एग्जाम में कवर करने पड़ते हैं। तो उसमें से हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन बनेगा, 3 चैप्टर से 3 चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आएगा। उसमें से भी इंपॉर्टेंट जब 2 क्वेश्चंस की बात करूंगा, पहला जो चैप्टर है आपका पब्लिक रेवेन्यू, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में जब आप देखते हो तो पहला क्वेश्चन आपका यही बनता है, सोर्सेस ऑफ पब्लिक रेवेन्यू। सोर्सेस ऑफ पब्लिक रेवेन्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में ये भी पहला क्वेश्चन आपका बनेगा, इसलिए पहला क्वेश्चन यही पिक किया गया। और आपको जैसे लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे उसी तरीके से फॉलो हुए करते हुए चलना है। जैसे लेक्चर्स कैसे आ रहे हैं, चैप्टर 4 पहला आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा और उसमें से इंपॉर्टेंट कौन सा ऑलरेडी आपको गाइड कर दिया जाएगा कि ये कौन सा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। तो जैसे चैप्टर 4 में सोर्सेस ऑफ पब्लिक रेवेन्यू अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लो, इजी क्वेश्चन है एंड पूछा भी जाता है आपके एग्जाम में। तो बात करेंगे, टॉपिक है चैप्टर ही है पब्लिक रेवेन्यू और आपको पढ़ना है सोर्सेस ऑफ पब्लिक रेवेन्यू। ऑलरेडी ये क्वेश्चंस आपने किया है, एचएससी कॉमर्स इकोनॉमिक्स का टॉपिक हमारा था, वहां पे हम लोग ने किया पब्लिक रेवेन्यू क्या होता है, क्लियर है। जिसको हम लोग बोल सकते हैं गवर्नमेंट की जो हमारी रेवेन्यू होती है उसी को पब्लिक रेवेन्यू बोलते हैं। हमारी जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू होती है, 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना जहां पे बच्चे कंफ्यूजन होते हैं और इसी वजह से सोर्सेस ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, सॉरी, इसीलिए आपको सोर्सेस ऑफ पब्लिक रेवेन्यू का ये टेबल है ना आपके इको में डिफरेंट है ऑलरेडी। जहां पे आप अदर जगह पे आप देखोगे, जैसा बीए की बात जब करते हैं वहां पे इकोनॉमिक्स में अलग है, एचएससी कॉमर्स में हमारा अलग था। उसका रीजन है, उसके पीछे रीजन है क्यों डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। हमारे यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट होता है, एक तो हम बात करते हैं सर हमारा रेवेन्यू की बात होती है, सेकंड सर हमारा रिसिप्ट की बात होती है। 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। रेवेन्यू, गवर्नमेंट रेवेन्यू अलग चीज है, गवर्नमेंट का रिसिप्ट अलग चीज है। रेवेन्यू मींस आपको समझ गए भाई, जो गवर्नमेंट को इनकम जनरेट होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, रेवेन्यू। जो गवर्नमेंट की इनकम जनरेट होती है उसको बोलते हैं रेवेन्यू। एंड रिसिप्ट नाम मेंशन करें, जो भी चीज आप रिसीव करोगे वो आप रिसिप्ट में लिखते हो, इसीलिए रिसिप्ट एक वाइडर कॉन्सेप्ट हो जाता है। इसीलिए ये कौन सा कॉन्सेप्ट है सर, ये आपका वाइडर कॉन्सेप्ट है, क्योंकि रिसिप्ट के अंदर ही ना आपका एक तो पहले तो रेवेन्यू पार्ट आता है और रेवेन्यू के साथ में ना एक्स्ट्रा पार्ट भी हमारे आता है, जैसे बोरोइंग वगैरह हो गए ना, ये भी इसी का पार्ट है। बट एक्चुअल में देखा जाए तो बोरोइंग हमारा रेवेन्यू का पार्ट थोड़ी है। आप अगर उधार ले रहे हो तो आप ये थोड़ी बोलोगे कि सर हमारा ये रेवेन्यू कॉन्सेप्ट है। बट आपके सिलेबस में ऐसे टॉपिक्स भी हैं, जैसे आप ये देखो बोरोइंग हो गया, मिसलिनियस सोर्सेस हो गया, डेफिसिट फाइनेंसिंग हो गया, ये आपके सिलेबस में ऐड कर दिया गया है कि आपका ये सोर्सेस ऑफ पब्लिक रेवेन्यू है, पब्लिक रेवेन्यू का सोर्सेस है। बट एक्चुअल में अगर बात करते हैं, जब हम लोग बीए की इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ते हैं तो वहां पे बोरोइंग को, डेफिसिट फाइनेंसिंग को, इन मिसलेनियस रिसोर्सेस को नहीं इंक्लूड किया गया है। किसके अंदर सर, रेवेन्यू के अंदर, वो आपका रिसिप्ट के अंदर आता है। तो रिसिप्ट एंड रेवेन्यू 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, क्लियर है। बट आपको सर, आप बच्चों को डाउट ये नहीं होना चाहिए सर हमको फिर क्या लिखना है। आपके सिलेबस में कंप्लीट ये दिया गया तो आपको यही लिखना है, जो आपका सिलेबस है वही उतना लिखना है। बट आपको डिफरेंस पता होना चाहिए सर कि रेवेन्यू हमारा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, रिसिप्ट हमारा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, क्लियर है। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आई होप हर एक बच्चे को समझ में आया होगा। एंड बेसिक सी इंफॉर्मेशन हर एक बच्चे को पता होता है कि भाई गवर्नमेंट की इनकम क्या है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू क्या है। तो जो हर एक मतलब ऐसा कंपलसरी नहीं है कि बच्चे सिर्फ जवाब देंगे पढ़ने वाले, कोई भी बताता है कि जो हम टैक्स पे करते हैं
वही गवर्नमेंट के लिए क्या होती है, हमारी रेवेन्यू होती है। मतलब उनको सिर्फ एक ही सोर्स पता होता है सर, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स की बात नहीं करते, क्योंकि टैक्स पहले तो दोनों आता है, दोनों कैटेगरी आती है भाई, टैक्स पे नॉन टैक्स पे, बट मेजर सोर्स ऑफ इनकम जो रहता है गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू का पार्ट है वो टैक्स रेवेन्यू होता है। इसलिए बेसिक से हर कोई किसी से भी आप पूछते हो कि भाई रेवेन्यू क्या है गवर्नमेंट का, तो बोलेंगे टैक्स रेवेन्यू है, जो हम टैक्स पेमेंट करते हैं, वो चाहे डायरेक्ट टैक्स हो या फिर इनडायरेक्ट टैक्स हो। तो उसकी बातें हम लोग बाद में करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट पे आते, थोड़ी सी मीनिंग पार्ट समझते क्या बोला जा रहा है। मीनिंग बोल रहा है सर, पब्लिक रेवेन्यू इज ऑल्सो नोन एज गवर्नमेंट रेवेन्यू। ये तो ऑलरेडी मैंने बता दिया, पब्लिक रेवेन्यू को आप गवर्नमेंट का रेवेन्यू बोल सकते हो। आगे पढ़ते क्या बोला जा रहा है, पब्लिक रेवेन्यू मीन्स द एग्रीगेट कलेक्शन ऑफ इनकम। एग्रीगेट मीन्स होता है टोटल कलेक्शन ऑफ इनकम है विद द गवर्नमेंट थ्रू वेरियस सोर्सेस, जो गवर्नमेंट अलग अलग सोर्सेस से, जो आप पढ़ोगे अभी सोर्सेस, अलग अलग सोर्सेस से जो एग्रीगेट इनकम गवर्नमेंट के पास आई है, उसी को बोला जाता है पब्लिक रेवेन्यू। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे को कॉन्सेप्ट समझा होगा क्या बोला गया है। बात करते हैं अकॉर्डिंग टू डेल्टन द टर्म पब्लिक रेवेन्यू हैज टू पार्ट्स। उन्होंने बोला भाई पब्लिक इनकम, ध्यान रखना पब्लिक इनकम वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्या बोलना चाहते हैं। अब यहां पे उन्होंने रेवेन्यू वर्ड नहीं बोला, उन्होंने बोला पब्लिक की जो इनकम है, मींस गवर्नमेंट की जो इनकम है, उसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करना चाहता हूं। पहला तो पब्लिक रिसिप्ट, इसीलिए इसका कॉन्सेप्ट आपको पहले बता दिया, एंड सेकंड सर आपका पब्लिक रेवेन्यू। दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं आपके, दोनों का मतलब अलग होता है। पब्लिक रिसिप्ट इक्वल टू पब्लिक रेवेन्यू आप नहीं बोल सकते हो, क्योंकि पब्लिक रिसिप्ट इक्वल टू पब्लिक रेवेन्यू प्लस अदर चीजें भी हमारी आती है। रिसिप्ट मतलब नाम मेंशन करें, अकाउंट्स वाले स्टूडेंट्स हो तो ऑलरेडी पता, रिसिप्ट मतलब जो रिसीव किया, आपने इनकम रिसीव किया तो भी रिसिप्ट ही बोलोगे, आपने उधार लिया भाई, बोरो किया तो वो उसको भी आप रिसिप्ट बोलोगे। इसलिए रिसिप्ट अलग है, रेवेन्यू अलग है। रेवेन्यू मींस क्लियर मेंशन करे भाई, इनकम पार्ट को बोला जाएगा। चलिए बात करेंगे इन वाइडर सेंस पब्लिक रेवेन्यू इंक्लूड्स ऑल द इनकम्स और रिसिप्ट। वर्ड इंपॉर्टेंट है ये दोनों, बोला जितने भी इनकम रहेगी और जितने भी रिसिप्ट रहेगा विच ए पब्लिक अथॉरिटी में सिक्योर ड्यूरिंग एनी पीरियड ऑफ टाइम। इसमें पब्लिक रिसिप्ट में सिंपल सा बोल रहे हैं कि जो हमारी रेवेन्यू रहेगी, जो हमारी इनकम रहेगी और जो हमारी रिसिप्ट रहेगी, किसकी सर, पब्लिक अथॉरिटी मींस गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी का में सिक्योर करते हैं ड्यूरिंग एनी पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कंप्लीट दोनों कॉन्सेप्ट आएगा किसी भी साल में। मतलब एक एग्जांपल आप समझो, कोई भी साल का हम लोग ने जितना इनकम लिया है, जितना गवर्नमेंट के पास जितना इनकम आई है, जितनी भी रिसिप्ट आई है, जितनी भी इनकम आई है, जितनी भी रिसिप्ट आई है, उसी को बोला जाता है सर पब्लिक रिसिप्ट की बात करते हैं। जब इनकम रेवेन्यू की बात करेंगे सर, पब्लिक रेवेन्यू हमारा क्या, तो इसमें सिर्फ इनकम की ही बातें होने वाली है। इन नैरो सेंस, दो सेंस से उन्होंने बोला था, एक तो नैरो सेंस, सेकंड हमारा सर वाइडर सेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला था। इट इंक्लूड ओनली दो सोर्स ऑफ इनकम, यहां पे ध्यान रखना सिर्फ इनकम की बात होगी, ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी विच आर ऑर्डरली नोन एज पब्लिक रेवेन्यू। सिर्फ इनकम की बातें जो होंगी पब्लिक अथॉरिटी के अंदर, जो सिर्फ इनकम आएगा ना, उसी को हम पब्लिक रेवेन्यू बोलेंगे। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। अब यहां के टॉपिक्स की जब बात करते हैं, सोर्सेस ऑफ पब्लिक रेवेन्यू काफी इजी टॉपिक है, काफी सिंपल से एग्जांपल से आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हमको पहले से ही पता है। जो मेन सोर्स है, एक तो हमारा टैक्स रेवेन्यू होता है, सेकंड सर हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। टैक्स हर एक बच्चे को पता होना चाहिए, कॉमर्स वाले बच्चे आप लोग हो तो डायरेक्ट टैक्स हमारा होता है, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स होता है। टैक्स बेसिकली चार्ज किया जाता है जो भी इंडियन सिटीजन होते हैं, सिर्फ इंडियन सिटीजन को ही नहीं चार्ज किया जाता। यहां पे ध्यान रखना, कंप्लीट इंडिया के अंदर जितना भी इंडिया का एरिया है, वहां पे अगर आप कोई भी इनकम जनरेट करते हो, कोई भी इनकम जनरेट करते हो, तो आपको वहां पे गवर्नमेंट को चार्ज पेमेंट करना पड़ता है। अब वो अलग अलग रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए चार्ज, ऐसा नहीं कि सबको कंपलसरी पेमेंट है, वो तो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है जिसमें सबको पेमेंट करना ही होता है। बट डायरेक्ट टैक्स हमारा होता है भाई उनके इनकम के ऊपर पेमेंट लगता है, मतलब उसके लिए कंडीशंस है, लॉ एक्ट लगता है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है। तो डायरेक्ट टैक्स हमारा होता है, डायरेक्ट टैक्स के अंदर आप एग्जाम्पल समझ सकते हो, इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स हमारा होता है। डायरेक्ट टैक्स किसी भी पर्सन के ऊपर डायरेक्टली चार्ज किया जाता है, उनके इनकम को देखते हुए, भाई उनकी कितनी इनकम हो रही है उसको देखते हुए उन पे टैक्स चार्ज किया जाता है। ये तो हर एक बच्चे को थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होगी भाई, कि जितने ज्यादा लोग हो, जितने ज्यादा मींस अमीर लोग होते हैं, उन पे टैक्स उतना चार्ज होता है, ये पता है। और जो हमारे भाई गरीब लोग हैं, बेसिकली आपको इतना तो पता होगा सर कि अगर हमारी इनकम 2,50,000 से कम है तो हमको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। साल की इनकम अगर हमारा 250 है तो हम टैक्स नहीं देंगे। 250 से ऊपर अगर आप जा रहे हो
तो भाई 250 से जितना भी ऊपर आप जाते हो तो गवर्नमेंट को 5% का टैक्स पेमेंट करना पड़ता है। अब याद रखना, कोई बच्चा अगर सीए इंटर का होगा तो ये लॉजिक नहीं लगाएगा सर कि आपने परसेंटेज नहीं बताया। यहाँ पे जस्ट एक बेसिकली एक इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, बस बाकी डिटेल्स टैक्सेशन में करेंगे कि कैसा चार्ज होता है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग टैक्स पेमेंट करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं तो ये तो सबको पता होगा भाई, यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स जिसपे चार्ज किया गया वही पर्सन पेमेंट करेगा। मतलब अगर मेरी इनकम 250 प्लस है तो मेरे ऊपर गवर्नमेंट ने चार्ज किया तो मुझे टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। और जो मीन्स अगर मेरी इनकम ज्यादा है और मैं टैक्स नहीं चार्ज कर रहा हूं तो गवर्नमेंट को अगर ये इंफॉर्मेशन मिलती है भाई तो हमारे ऊपर टैक्स का जो पेमेंट है वो तो चार्ज होगा ही होगा, पेनल्टी भी अलग लग जाती है, आपको पता होगा। और इनडायरेक्ट टैक्स का क्या सिस्टम है भाई, उल्टा होता है, ये शिफ्ट कर दिया जाता है और जो फाइनल इसका कंज्यूमर होता है ना उससे लिया जाता है। ये तो सबको पता होगा सर कि फाइनल जो यूज करता है गुड्स एंड सर्विसेज का कंज्यूमर, तो उससे सर्विस टैक्स लिया जाता है। मतलब जीएसटी जो आपको पता होगा, जीएसटी चार्ज किया जाता है, कस्टम ड्यूटी चार्ज किया जाता है। मतलब डायरेक्ट टैक्स जिस पे चार्ज किया उसी को पेमेंट करना पड़ता है। इनडायरेक्ट टैक्स की क्या कहानी है सर, ये शिफ्ट होते रहता है, ट्रांसफर होते रहता है और लास्ट में फाइनली कंज्यूमर जो उसको कंज्यूम करेगा उसी को टैक्स पेमेंट करना पड़ता है, इसीलिए इसका नाम है इनडायरेक्ट टैक्सेशन। इनडायरेक्ट टैक्सेशन के एग्जांपल आप समझ सकते हो, जीएसटी आ गई है, कस्टम ड्यूटी आ गई है, पहले हमारे वेट चलते थे, सेल्स टैक्स चलता था, तो ये सब टैक्स हमारे थे। क्लियर सर, बिल्कुल। टैक्स में तो कोई बहुत हार्ड लेवल की कहानी नहीं थी, सिंपल सा हम लोग ने कॉन्सेप्ट समझा। सेकंड हम समझते हैं सर नॉन टैक्स रेवेन्यू। जब नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात होती है ध्यान रखना, बेसिकली आपका दो ही चीज आता है, एक तो हमारा सर एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू होता है, सेकंड हमारा गिफ्ट ग्रांट एंड डोनेशन होता है। ये तीन पार्ट मैंने बताया, ये आपके रिसिप्ट के पार्ट में इंक्लूड होते हैं, बट आपके सिलेबस में है इसलिए आपको भी लिखना पड़ेगा। चलिए, एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू का नाम बता रहे कि भाई जो रेवेन्यू हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव आप बोल सकते हो डिपार्टमेंट से आती है, उसी को आप बोलोगे एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू। अब इसके अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स आपके हैं, एग्जांपल्स नहीं आप पॉइंट्स बोल सकते हो, जिसको आपको एक्सप्लेन भी थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। जैसे हमारी फीस हो गई, आप लाइसेंस बनाने जाते हो तो आपको फीस पेमेंट करना पड़ेगा, पासपोर्ट बनवाने जाते हो तो आपको फीस पेमेंट करना पड़ेगा। नाम मेंशन कर रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट जो आपके लिए कोई एक्टिविटी कर रही है ना भाई, एडमिनिस्ट्रेटिव है, ऑफिशियल कुछ ऐसा काम करके दे रही है तो अपना कुछ फीस चार्ज करेगी, तो फीस जो रहता है उसी को बोला जाता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू के अंदर पहला पार्ट आता है हमारा फीस, गवर्नमेंट ने अपनी फीस लिया है। सेकंड सर फाइन्स एंड पेनल्टीज, ये ध्यान रखना ये गवर्नमेंट रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करती है, ये तो जो हमारी लॉ है भाई, रूल्स एंड रेगुलेशन जो गवर्नमेंट ने बनाया, कानून जो बनाया है, अब कोई फॉलो नहीं करेगा तो फाइन्स तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि फाइन्स इसलिए लगाते ताकि लोग रूल्स को फॉलो करें। और अगर ये फाइन्स, ये मेन ध्यान रखना कि ये रेवेन्यू इनकम से गवर्नमेंट नहीं चार्ज करती कभी भी, तो ये तो रीजन है भाई लोग लॉ जो है, नियम है, जो कानून है, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करे, इसलिए हमारा क्या लगाया जाता है सर, फाइन्स एंड पेनल्टी लगती है। अब जैसे आपको पता होगा भाई कि आपने ट्रैफिक सिग्नल अगर क्या किया सर, जंप किया तो उसके लिए फाइन देना पड़ेगा आपको, फाइन चार्ज होता है, ऐसा आपने देखा है, विदाउट हेलमेट आप घूम रहे हो तो चार्ज देना पड़ेगा। पेनल्टी देखा है गवर्नमेंट ने, देखा बहुत सारे केसेस में पेनल्टी भी चार्ज होती है, आपने अपना जीएसटी रिटर्न टाइम पे जो गवर्नमेंट ने डेट दिया था उस पर नहीं कराया तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, जो गवर्नमेंट ने रखा होगा कितनी पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी। तो फाइन्स एंड पेनल्टी जो होती है गवर्नमेंट चार्ज करती है लोगों से, ताकि लोग लॉ एंड एक्ट को फॉलो करे टाइम टू टाइम जैसा चलता है। क्लियर है सर, आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका आ गया, क्या है सर, प्राइसेस। प्राइसेस ऑफ पब्लिक गुड्स, जो भी पब्लिक गुड्स मतलब गवर्नमेंट की चीजें जो हमारी रहती हैं उसका कुछ चार्ज जो पेमेंट हम लोग करते हैं। जैसे सर हमारा पोस्टल स्टैम्प जो भी गवर्नमेंट का है उसका कुछ चार्ज लिया जाता है। सेकंड सर आप समझ सकते हो रेलवे का जो पेमेंट लिया जाता है उसको आप बोल सकते हो कुछ इस तरीके के एग्जाम्पल्स, रेलवे फेयर बोल सकते हो आप, रेलवे फेयर पेमेंट करते हैं। तो इस तरीके का गवर्नमेंट कुछ क्या करती है सर, फेयर चार्ज करती है, मतलब कुछ पैसे चार्ज करती है आपसे, ये आता है अपना प्राइसेस के अंदर। स्पेशल असेसमेंट हमारा आता है जिसको बेटरमेंट लेवी के नाम से भी जानते हैं। अब ये क्या होता है इसका सिंपल से आप एग्जांपल समझ जाओ, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहानी चलती है। देखो बहुत सारे टाइम पे ऐसा होता है जब हमारा कुछ हाईवे बन रहा है, तो हाईवे बनता है तो बहुत सारे देखो किसी भी गांव से आप समझ सकते हो या फिर जहां से भी हाईवे बन रहा है या फिर गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट कहीं किसी जगह पे कोई प्रोजेक्ट बना रही है, अपना प्रोजेक्ट चाहे वो कोई भी एग्जांपल आप समझ सकते हो, चाहे फैक्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो या फिर उस एरिया को डेवलप कर रही है।
डेवलप करेगी तो कॉमन से सर, अगर इस एक एग्जांपल समझो, यहां से अगर हमारी 4 लेन जा रही है तो आपका जो ये लैंड की कीमत थी उसमें इंक्रीमेंट होगा भाई, डिमांड आपकी बढ़ जाएगी क्योंकि यहां से 4 लेन गया। और बहुत सारे केसेस में ऐसा आपने देखा होगा भाई, जब गवर्नमेंट कोई एक्सपेंडिचर अपना करती है तो वहां जहां पे भी उन्होंने एक्सपेंडिचर किया है, मतलब जहां पे वो डेवलपमेंट कर रहे हैं उसके जस्ट बगल, जस्ट पास में जितने भी एरिया रहते हैं, जिनकी जगह रहती है भाई, लैंड वगैरह रहते हैं, तो उनका इंक्रीमेंट होता है भाई, एप्रिशिएट हो जाता है, मतलब उसकी वैल्यूएशन ना 100% से सीधा 200% चली जाती है, 250% तक चली जाती है। तो गवर्नमेंट उस केसेस में आपसे कुछ चार्ज करती है, कुछ चार्ज करती है। क्यों चार्ज करेगी? क्योंकि गवर्नमेंट का यह कहना रहता है भाई कि हमने आपके लैंड का वैल्यूएशन बढ़ाया है, तो आप कुछ ना कुछ क्या करें, कंट्रीब्यूशन करिए, कुछ ना कुछ पेमेंट करिए। क्लियर है? ये जो आपका आएगा स्पेशल असेसमेंट के अंदर ये पार्ट हमारा आता है। नेक्स्ट, प्रॉफिट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। बहुत लोग इसको एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू के अंदर रखते हैं, बहुत लोग इसको डिफरेंट कॉन्सेप्ट में भी रखते हैं, मतलब अलग पार्ट आपका कर देते हैं। नाम बता रहे प्रॉफिट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। जो भी पब्लिक कंपनीज आपको पता होगा, गवर्नमेंट कंपनी जो आपकी हो जाती है, या फिर रेलवे की जब बात कर दो वहां पे, तो उससे जो उनको प्रॉफिट मिलता है वो भी हमारा रेवेन्यू का पार्ट है सर। क्लियर है? रेलवे से जो प्रॉफिट आने वाला है वो किसका पार्ट है सर? एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू के अंदर हमारा आता है। या फिर कोई गवर्नमेंट कंपनी है, वहां से उन्होंने प्रॉफिट कमाया है, तो उसको भी क्या बोलेंगे आप? प्रॉफिट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर है, किसी को डाउट्स कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए सर। नेक्स्ट बात, इजी पॉइंट से गिफ्ट, ग्रांट्स एंड डोनेशन। ये तो आपने बहुत टाइम पे देखा रहेगा कि बाहर कंट्री से कोई आगे भाई नेता मिलने के लिए, तो उन्होंने क्या किया कि डोनेशन दे दिया। भाई मैं बोलते ना, अनाउंसमेंट कर देते भाई कि मैं इतना डोनेशन दे रहा हूं, ठीक है कि नहीं, इतना गिफ्ट दे रहा हूं। तो ये भी एक सोर्स होता है रेवेन्यू का। जब गिफ्ट दे देते हैं, डोनेशन दे देते हैं, तो ये भी किसका पार्ट हो जाता है सर? हमारा पब्लिक रेवेन्यू का पार्ट हो जाता है। क्लियर है? आई होप बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, जो मैंने बताया था आपका रिसिप्ट का पार्ट है। एक तो बोरिंग हो गया, बोले बोरो कर लो, आप क्या कर लो? बोरो कर लो। और ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है, स्टेट गवर्नमेंट जो हमारी होती है डेवलप, जैसे आप डेवलपमेंट हो रहा है भाई, मुंबई में हर जगह आप देख रहे हो मोनो मेट्रो का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो गवर्नमेंट के पास जब उतना सोर्स नहीं होता है, सोर्स ऑफ इनकम मतलब पैसे की कमी दिख रही है, तो क्या करेंगे? बोरो कर लेते हैं। किससे बोरो करेंगे भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट से ले लेते हैं, किसी भी बैंक से ले लेते हैं, तो मतलब अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम उनके पास होता है, तो वो क्या करेंगे? वहां से क्या करते हैं? बोरो कर लेंगे। इसीलिए ये रेवेन्यू का पार्ट नहीं माना जाता, क्योंकि आपने यहां पे बोरो किया है, तो आपको बाद में पेमेंट तो करना पड़ेगा उसका, जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है। आप बोरो करोगे ना, तो प्रिंसिपल अमाउंट के साथ में आपको इंटरेस्ट भी चार्ज करना पड़ेगा, बाद में इंटरेस्ट देना पड़ेगा, आप चार्ज नहीं करोगे, इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा आपको। तो इसीलिए इसको मैंने बताया कि जैसे बहुत सारे बुक्स में बोरोइंग को यहाँ पे ऐड नहीं किया गया, बट आपको समझने के लिए मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्ट किया है, बट ये एक्चुअल में रिसिप्ट का पार्ट है। क्योंकि आप जब किसी से बोरो करोगे तो उसको आप इनकम थोड़ी बोल सकते हो भाई, इनकम नहीं है, क्योंकि आपको बाद में प्रिंसिपल अमाउंट के साथ में इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। और यही सेम कहानी यहाँ भी चलती है सर, डेफिसिट फाइनेंसिंग के केस में आप यहाँ भी वही करते हो। आपको पता होगा जो हमारा बजट आता है, बजट जब हमारा आता है, एक तो होता है कि जो हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर है इक्वल है पब्लिक रेवेन्यू के, मतलब जितना गवर्नमेंट ने क्या किया, रेवेन्यू कमाया, जितना गवर्नमेंट ने रेवेन्यू, गवर्नमेंट के पास आप बोल सकते हैं जितनी इनकम आई है उतना उन्होंने एक्सपेंडिचर कर दिया, तो इसको हम लोग क्या बोलते थे सर? बैलेंस बजट बोलते थे, अगर पता होगा बच्चों को तो। ये सब तो बहुत बेसिक चीजें हैं। और बहुत सारे केसेस में ना ऐसा हो जाता है भाई, पब्लिक एक्सपेंडिचर इज मोर देन पब्लिक रेवेन्यू, मतलब गवर्नमेंट के पास 100 रुपए की इनकम आई है और खर्चा सर 150 कर रहे हैं, 120 कर रहे हैं, तो कहां से करेंगे? अब ये समझो इसका कि इनके पास तो इनकम आई 100 और ये खर्चा कर रहे हैं सर 120। अब ये भाई 20 रुपीज आप कहां से करोगे? तो 20 रुपीज कहां से करोगे? तो ये किसका केस है सर? डेफिसिट फाइनेंसिंग का केस है। अब ये 20 रुपया कवर करने के लिए, क्योंकि इनको 20 रुपया कवर भी करना है, तो ये क्या करेंगे भाई? ये आरबीआई को बोलते हैं कि आप और नोट प्रिंट करो, आप और नोट, मतलब मनी सप्लाई बढ़ा दो, आप मनी सप्लाई बढ़ा दो और नोट प्रिंट कर दो। ये 20 रुपया कवर करने के चक्कर में, तो 20 रुपया इनको कवर होता है, पर ध्यान रखना ये भी रेवेन्यू का पार्ट नहीं, क्योंकि इनको रिटर्न करना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ेगा बाद में। ये 20 तो देना पड़ेगा और साथ में इंटरेस्ट फिर से चार्ज हो जाएगा इस पे, क्योंकि आरबीआई अपना जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो लेगी और साथ में क्या चार्ज कर देगी? इंटरेस्ट भी चार्ज करेगी। इसीलिए ये रिसिप्ट का हमारा पार्ट होता है। बट आपके सिलेबस में डेफिसिट फाइनेंसिंग को क्या बताया गया है कि आपका रेवेन्यू का पार्ट है। जब गवर्नमेंट डेफिसिट फाइनेंसिंग करने लगती है, डेफिसिट मतलब पब्लिक एक्सपेंडिचर इज मोर देन
पब्लिक रेवेन्यू आप बोल सकते हो। तो उस केस में डेफिसिट फाइनेंसिंग होती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, ज्यादा नोट प्रिंट कराती है, मनी सप्लाई को बढ़वाते हैं, और मनी सप्लाई बढ़ाएंगे तो ये रेवेन्यू का पार्ट नहीं होता, बट आपके सिलेबस में जैसे इसका रीजन मैंने बताया कि आपको अमाउंट भी पेमेंट करना, साथ में इंटरेस्ट भी पेमेंट करना पड़ेगा आपको। एंड एक लास्ट पार्ट है सर हमारा मिसलेनियस सोर्सेस। बोला इसके अलावा जितने भी आपने अभी तक पार्ट पढ़े, इसके अलावा भी कुछ और भी सोर्स ऑफ इनकम होती है गवर्नमेंट के पास में, जैसे सर सेल ऑफ पब्लिक एसेट्स। क्लियर है, बोला जो भी पब्लिक एसेट्स है, मतलब गवर्नमेंट अगर कोई अपनी एसेट्स क्या कर रही है, सेल कर रही है, तो वो किसके अंडर आएगा सर, हमारा मिसलेनियस सोर्सेस के अंदर आएगा। क्लियर है, बहुत टाइम पे ऐसा होता है ना, गवर्नमेंट अपनी कोई क्या रहती है, जितने भी कुछ इस तरीके के एसेट्स है उसको क्या करते हैं, सेल्स कर देते हैं, तो कुछ इनकम उनको क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल इसके अंदर है, आपको ध्यान रखना ये पॉइंट्स लिखने नहीं है, ये तो एग्जांपल्स मैंने लिखा है ताकि बच्चों को समझ जाए इजी में। अनक्लेम्ड बैंक डिपॉजिट, बहुत टाइम पे ऐसा होता है ना कि जो बैंक में डिपॉजिट पड़ा उस पर किसी ने क्लेम नहीं किया, जब किसी ने क्लेम नहीं किया तो वो पैसा किसके पास चले जाएगा सर, गवर्नमेंट के पास चले जाता होता है ना, बहुत टाइम पे ऐसा होता है। कोई प्रॉपर्टी है, कोई प्रॉपर्टी आप बोल सकते हो, कुछ ऐसा बैंक में पैसा पड़ा है जिसके ऊपर कोई क्लेम ही नहीं कर रहे भाई किसका है, तो उसको कौन ले लेता सर, वो तो चली जाएगी गवर्नमेंट के हाथ में, मतलब गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। तो ये भी गवर्नमेंट का एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू हो जाता है, सोर्स ऑफ इनकम हो जाती है गवर्नमेंट के लिए। क्लियर है, आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। लिखना कैसे, बच्चों को डाउट अभी आ रहा है कि लिखना कैसे। मीनिंग पार्ट तो आपको यही दिख रहा है, इतना मीनिंग पार्ट आपको लिखना है, उसके बाद आपको इस तरीके से डायग्राम दिखा देना है। सोर्सेस ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, टैक्स, नॉन टैक्स, टैक्स के अंदर हमारे दो, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। नॉन टैक्स की जब बात करते हैं इसमें कितने आ गए सर, 1 2 3 4 5 आ गए। एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू, गिफ्ट, ग्रांट एंड डोनेशन, बोरिंग एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग, मिसलेनियस सोर्सेस। अब इसके अंदर डायरेक्ट टैक्स के अंदर दो चीज हमारी आ रही है सर, एक तो इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, और उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स में आपने लिखा जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी लिखा है। जब बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू की तो उसमें फीस आएगा, फाइन्स एंड पेनल्टीज आएगा, प्राइसेस आएगा, उसके बाद सर हमारे स्पेशल असेसमेंट आएंगे जिसको बेटरमेंट लेवी भी बोलते हैं, प्रॉफिट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस आएगा। गिफ्ट ग्रांट में मैंने कोई एग्जांपल्स नहीं लिखा है, बोरिंग में भी कोई एग्जांपल्स नहीं है, डेफिसिट फाइनेंसिंग में भी कोई एग्जांपल्स नहीं है। ध्यान रखना है एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू को एक्सप्लेन भी करना है, दो सेंटेंसेस में, बहुत डिटेल में नहीं बट छोटा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मिसलेनियस रिसोर्सेज मैंने एग्जांपल लिखे, इसको एक्सप्लेन नहीं करना है, इसी ध्यान रखना, इसको एक्सप्लेन नहीं करना, ये बस आपको समझाने के लिए यहां पे लिखा है। तो आप एग्जाम में प्रेजेंटेशन दे सकते हो बट ये पॉइंट्स एक्सप्लेन नहीं होंगे। जब आप पॉइंट एक्सप्लेन करने बैठते हो तो एक तो हमारा सर डायरेक्ट टैक्स का आएगा, सेकंड हमारा इनडायरेक्ट टैक्स का आएगा, थर्ड हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव की लाइन लिखना पड़ेगा, उसके बाद 1 2 3 4 ये पांचों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। टेक्स्ट बुक में आप देखोगे तो है, गिफ्ट ग्रांट थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, बोरिंग को एक्सप्लेन करना है, डेफिसिट को, मिसलेनियस को, इस तरीके से पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बट ध्यान रखना बहुत बड़े पॉइंट्स नहीं रहेंगे, 2 से 3 सेंटेंस में ही एक्सप्लेन करना है, 3 मैक्सिमम रखा करो, उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिटेल्स ना रखो, क्योंकि बहुत बड़े आप देखोगे आंसर बहुत ज़्यादा बड़ा चले जाएगा। थोड़ा थोड़ा मतलब 2 से 3 सेंटेंस भी ऐड किया तो उसका आंसर बहुत ज़्यादा बड़े चला जाएगा। क्लियर है, आई होप हर एक बच्चे को आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो चलिए वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करना, और किसी बच्चे को डाउट कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है कमेंट बॉक्स में ऐड कर देना। क्लियर है, आज के लेक्चर के का डाउट अगर रहता है। नेक्स्ट वीडियो बात करेंगे, कल आपकी वीडियो आ रही है हैशटैग नंबर 7 सेम टॉपिक का। अगला क्वेश्चन हम लोग लेंगे कैनन ऑफ टैक्सेशन लेंगे या फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन, मतलब इसी पार्ट का रहेगा। पहले चैप्टर 4 हम लोग कवर करेंगे क्योंकि दोनों रिमेनिंग जिस क्वेश्चंस की मैं बात किया 3 क्वेश्चन इस टॉपिक के बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ऑलरेडी जो आपको कराया हूं, उसके बाद कैनन ऑफ टैक्सेशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन, 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब 3 में से 1 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहां पे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की एंड हैशटैग नंबर 7 की। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।